संजीव सर, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, I can hear you. नमस्ते सर, हाउ आर यू? I'm good. सर, सर, आज के इस सत्र की औपचारिक शुरुआत करने से पहले मैं आपको आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज का ये जो सेशन है, हम्म। ये जैसा आपने सुझाया था, इसको थोड़ा कॉन्वर्सेशनल फॉर्मेट में ही अपन रखने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं एक तरफा ज्ञान बहुत बांट चुका हूँ। लेकिन सर, आज का जो विषय है, मुझे लगता है कि सर, इस विषय पे हमें आपसे सही आदमी नहीं मिल सकता ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि इट हैज बीन वेरी रेयर कि इस ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में कुछ लोग शोध करके लोगों के सामने जानकारियां ला रहे हैं। मतलब जानकारी, मेरे नजर में अब तक ऐसा कोई और एक्सपर्ट नहीं आया है जो इस विषय पे हमें बता सके। Good. By the way, I also like that doors uh, poster behind you. Yes, sir. It It's was a an very old nice piece of. poster. Yes, sir. Thank you very much, sir. It was an old piece of creativity made quite a long back, जब पेंटिंग करने का थोड़ा समय रहता था, Very nice. सर। सर, so without further ado, I would like to kick start this session. आज यंग थिंकर्स फोरम के इस सेशन में हम सभी संजीव सान्याल सर के साथ रूबरू होंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारा शीर्षक है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड द फॉर्जरी ऑफ ग्लोबल इंडाइसेस। यानी डेटा एनालिसिस की इंपॉर्टेंस, और जो ग्लोबल इंडाइसेस आते हैं जो हम अखबार में पढ़ते रहते हैं, उसमें इंडिया के अक्सर प्रदर्शन को काफी अजीब कंट्रीज के भी पीछे रखा जाता है। वो ऐसा क्यों होता है और उसके क्या मायने हैं, क्या डायमेंशंस हैं, इसके क्या रिपरकशंस हैं, इसके बारे में हम सभी को बताने हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव सर। और सर, मैंने आपका ट्वीट देखा था। आपको सब जानते हैं और आपके बारे में बताने के लिए मैं 10 मिनट नहीं लूंगा। लेकिन फिर भी पर्सनली आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ नोइंग यू। आई हैव बीन फॉलोइंग संजीव सर सिंस द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, 2008-2009 से मैं उनकी राइटिंग्स फॉलो कर रहा हूं। और पॉलीमैथ की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, संजीव सर उस पर बहुत फिट बैठते हैं। ही हैज had an extensive experience in the financial sector, economic sector, but more than that, he is very well read and has a lot of knowledge about Indian culture, Indian history. Also, I belong to the domain of urban planning. Sanjeev sir has also done extensive work in the overall field of urban planning, urban management. और अब ये भारत सरकार के साथ जुड़कर देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पहले सर हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं और अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हृदय से आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से बहुत मुश्किल से हमें एक स्लॉट दिया है। और मैं इस सत्र को आपके साथ चर्चा के लिए खोलता हूं, सर। So let's get going. सर, तो जैसा आज के विषय में मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड ग्लोबल इंडाइसिस है, तो ग्लोबल इंडाइसिस के विषय में बात करने से पहले मैं कुछ इंडाइसिस आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जैसे एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था द्वारा निकाली गई एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, एक ऐसा इंडेक्स निकलता है ग्लोबल कंट्रीज का। उसमें भारत की जो पोजीशन है वो 161 है। टोटल 180 कंट्रीज उसमें रहती हैं, भारत की पोजीशन उसमें 161 है। और पिछले साल उसकी पोजीशन 150 थी। अनफॉर्चुनेटली हमारा डिमोशन हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है कि सूडान नाम का एक जो देश है अफ्रीका में, उसकी पोजीशन हमसे ऊपर है, यानी 148। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमसे ऊपर है इन 150 पोजीशन। और पाकिस्तान के पड़ोस में जहां तख्ता पलट हुआ अफगानिस्तान, उसकी पोजीशन 152 है। साथ ही ऐसी कई अलग इंडाइसेस भी आते हैं, जैसे फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, जो फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित होता है सिंस 1973। इंडिया का टोटल स्कोर है 66, जो इमरजेंसी 75 और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पहले 5 सालों में जो रैंक था। ऐसे अलग अलग सर इंडाइसेस अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। तो मैं आपसे सर जानना चाहता हूं कि इन सब इंडाइसेस में इंडिया का इतना लो स्कोर, और खासकर जब हम उन्हें कंपेयर करके देखते हैं अपने पड़ोसी देशों से जिनकी हालत किसी से भी छिपी नहीं है, वो ऐसे कम स्कोर कैसे आते हैं सर? तो देखिए, एक सीधी बात है कि ये जो इंडेक्स आपको दिख रहे हैं उन पे तो
बायस है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हुआ है कि ये अब इस बायस को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक उनका एजेंडा है और ये एजेंडा वो लोग चलाएंगे। जैसे आपने कहा कि हमारा प्रेस फ्रीडम या एकेडमिक फ्रीडम या अफगानिस्तान के लेवल का है, कहीं कहीं उसके नीचे भी है। हाँ, तो जहां आज देखा होगा आपने कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया कि उनके द्वारा जो एक्ट साइन भी नहीं हुआ है वो भी लागू हो गया है उस देश में, क्योंकि मतलब प्रेस फ्रीडम तो छोड़िए, देश के राष्ट्रपति के पास भी फ्रीडम नहीं है। तो ये परिस्थिति में ये सब इंडेक्सेस आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग ये सब इंडेक्सेस को चला रहे हैं उनको मालूम नहीं है, वो तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं अपने बायस को छिपाने की। तो प्रश्न ये, दो प्रश्न उठते हैं, एक तो वो क्यों कर रहे हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि हमें इस पे ध्यान क्यों देना चाहिए, ये अलग प्रश्न है। सर, तो ये पहले हम लोग जब ये ऐसे इंडस्ट्रीज आती रहती थी उन पे हम लोग ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हमारी ये सोच थी कि देखिए हाथी बाजार से निकलेगा तो फिर वहां कुत्ते तो भौंकेंगे। ये एनालॉजी मुझे काफी लोगों ने उस समय बताता, देखिए हम लोग बड़े हो रहे हैं, हमारे इकोनॉमी बड़ा हो रहा है तो लोग भौंकेंगे, आज पे ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो ध्यान इसलिए देना चाहिए कि ये कोई थियोरेटिकल किसी का ओपिनियन नहीं रह जाता है। शुरू में इन इंडेसिस तो शायद ओपिनियन है, लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये ओपिनियंस हमारे रियल लाइफ कॉन्क्रीट इसका जो एक हमारे ऊपर असर आ रहा है। एक तो पहले भी आता था, वो था सॉवरेन रेटिंग्स के में 20% जो वेटेज है वो ये सब्जेक्टिव फैक्टर से आता है, इस पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो शुरू से ही हमारी जो ये सॉवरेन रेटिंग्स में इन इंडस्ट्रीज का जो प्रभाव है वो हम लोग पहले तो ज्यादा लोगों को मालूम ही नहीं था। अब धीरे धीरे बहुत लोगों का मैंने और अन्य लोगों ने भी कुछ इस पे लिखा, उस पे उसके बारे में कहा, तब लोगों को मालूम है। फिर भी इस पे यहीं तक सीमित रह जाता तो कोई बात नहीं थी। अब प्रॉब्लम यह है कि एक ESG, एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस नॉर्म्स के नाम से एक एक नॉर्म्स का एक सिस्टम बन रहा है, वो आपके हर गली के अंदर जाके आपके ऊपर असर पड़ेगा। आप अगर कंपनी चला रहे हैं तो आपको ESG रेटिंग लेना पड़ेगा। आप अगर लिस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी को, उस पर देना पड़ेगा। आप जो सेवाएं या जो भी वस्तुएं खरीद रहे हैं उनको ESG रेटिंग लेना पड़ेगा। वो एक हलाल सर्टिफिकेशन जो होता है उसका एक ये भाई बन रहा है ESG। अब ESG का ये है कि ये ESG एनवायरनमेंट सोशल और गवर्नेंस नॉर्म्स हैं क्या। अब एनवायरनमेंट फिर भी CO2 या कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर चला सकते हैं, लेकिन सोशल एंड गवर्नेंस के जो नॉर्म्स है वो पूरी तरह से किसी के ओपिनियंस हैं। अब सोशली अच्छा क्या है, ये तो किसी का ओपिनियन है ना। जी हाँ। तो क्या हो रहा है कि दुनिया के ये जो सब इंडेक्सेस बनाए जा रहे हैं वो उनको इन नॉर्म्स में इनकॉर्पोरेट करके हमारे ऊपर लागू किए जाएंगे। जी। जैसे कि अगर इंडियन कोई कंपनी कुछ एक्सपोर्ट करना चाहती है तो यूरोप में एक ऐसा कुछ निकलेगा कि हम लोग सिर्फ उस कंपनी से इंपोर्ट करेंगे जिसका ESG रैंक कुछ 70% होगा, या कुछ एक फेल पास मार्क डाल देंगे। जी। तो क्या होगा कि हम लोगों को उनके उन नॉर्म्स के आधार पे व्यापार करना पड़ेगा, या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या इंटरनेशनल नेगोशिएशन करना पड़ेगा। आप समझ गए। तो जो एक रूल्स ऑफ द गेम है वो ESG पे आधारित होंगे, और ये ESG इन ओपिनियन और इंडिसेस पे आधारित होंगे। तो क्या होगा, आपके हर जिंदगी के हर कोने पे ये ESG आपके ऊपर आके पहुंचेंगे, और ESGs आर नथिंग मोर देन एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल दीज indices. So what has happened is this is important. We cannot ignore it. अब प्रश्न यह है कि अब इसका करें क्या, और ये हो क्या रहे हैं।
हो इसलिए रहा है कि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे इस पे। तो दुनिया में 3-4 फाउंडेशंस हैं। यूएसएड, जो स्टेट डिपार्टमेंट का एक आउटलेट है। सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। जी तीसरा है फोर्ड फाउंडेशन। और कुछ एक दो यूरोपियन फाउंडेशन है। ये 4-5 कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यही हैं जो ये जो आपके इतने सारे थिंक टैंक्स है, इतने सारे ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं, उनके पीछे में आप खोद के निकालेंगे, यही 3-4 फाउंडेशंस के पैसे से ये इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ये 3-4 फाउंडेशंस दुनिया के पूरे गवर्नेंस नॉर्म्स को अपने वश में कर रहे हैं इनडायरेक्टली। जी और उसके आधार पे फिर हमारे ऊपर राज करेंगे। ये तो एक तरीके का कॉलोनाइजेशन है कि नहीं? जी हाँ, जी हाँ। तो यही हो रहा है। तो अब जॉर्ज सोरस या यूएसए जो भी है, ये थिंक टैंक्स को पैसा देगी। ये थिंक टैंक्स अपना एजेंडा चलाएंगे। वो एजेंडा को आप धीरे धीरे ईएसजी में डालेंगे। और ये ईएसजी में पहुंचते कैसे हैं? क्योंकि वर्ल्ड बैंक और यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जब उनके ईएसजी के नॉर्म्स बनाते हैं उसमें डाल देते हैं बिना किसी को पूछे। आपको लगेगा कि वर्ल्ड बैंक के बोर्ड में इस पे बैठ के बहुत सोच विचार करके फिर ईएसजी नॉर्म्स बनाए, ऐसा नहीं है। जी ये वर्ल्ड बैंक के किसी डिपार्टमेंट में बैठ के किसी ने ऐसे ही बना दिया है। मैंने इसको खोद के निकाला और पूछा, फिर देखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप, एक इंडेक्स है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर। जी जी तो है, ये छोटे छोटे इंडेक्सेस के को एग्रीगेट करके बनाया गया है। जी तो आप ये वर्ल्ड बैंक्स, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर सब जगह देखेंगे या उसका सब इंडेक्स दिखेगा। अब आपको लगेगा वर्ल्ड बैंक ने बहुत दिमाग लगा के इसको बनाया होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने जाके अमेरिका से फ्रीडम हाउस से लिया है, स्वीडन से वीडेम से लिया है, ये यूके से इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट से लिया है। तो सिर्फ एग्रीगेट किया है। और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, बड़े 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 नहीं, एक छिपे कोने पे लिखा हुआ है कि वी डू नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। तो आप इनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं, लेकिन आप इस पे कोई भी आप जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये बहुत मजेदार बात है। दुनिया भर ये ईएसजी इस्तेमाल करेगी। जी का लेजिटिमेसी आप वर्ल्ड बैंक से लेंगे, वर्ल्ड बैंक को पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, हमने हमारी, ये तो हमारा इंडेक्स नहीं है, ये इनका है। उनके पास जाएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा है। ऐसे करते करते क्या हो गया, एक धुंध के अंदर उन्होंने एक ये ईएसजी का जाल बिछा दिया है। जी और इसमें हम लोग फंसते जाएंगे। जी सर, तो मेरा ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कोई ईएसजी नॉर्म्स के हिसाब से एक शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, उन कंट्रीज को टारगेट किया जा रहा है जिनके पास भविष्य में जियोपॉलिटिकल इक्वेशन, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने का पोटेंशियल है, तो सर ये कंपनीज के साथ भी कर रहे हैं बाय द वे। जी ये जो एक लिबरल ग्लोबल एलिट है, जी वो अपने देशों में भी यही कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये अगर दुनिया को कंट्रोल में लाना है तो ये लोग अपने देशों में भी करें। तो आपको मैं उदाहरण देता हूं। तो ईएसजी रेटिंग में सबसे ऊंचा किस कंपनीज का रेटिंग है जानते हैं? सब टोबैको कंपनीज का है। ओ माय गॉड। हाँ, बीएटी, फिलिप मॉरिस, इनका सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। 80-90% उनको मार्क्स मिल रहे हैं। टेस्ला को 50% भी नहीं मिलता है। क्यों? और जबकि आप सोचेंगे कि ईएसजी में एनवायरमेंटली उस पे ठप्पा मिलना चाहिए। टेस्ला जैसे कंपनी में, जहां आप इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स और ये सब में टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, आप सोचेंगे तो टेस्ला को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। सबसे हाईएस्ट रेटेड ईएसजी रेटिंग कंपनीज आप ये गूगल करके अपने आप देख सकते हैं, सब टोबैको कंपनीज को मिला हुआ है। क्यों? उन लोगों ने क्या किया है, अपने बोर्ड में एक किसी अफ्रीकन अमेरिकन को डाल दिया है, कुछ एक एनजीओ को पैसा दिया है। मतलब क्या है, एक उसके साथ खिलवाड़ है इनका नंबर्स के साथ। वो लोग अपना अपना सेटिंग करके रखे हैं। जी और क्या होगा, अभी अजीब सिचुएशन है कि
हमारे तो टेस्ला जैसे कंपनी को डाउन करेंगे और अपने जो इनके पुराने जो एलीट के पास जहां पैसा है, क्योंकि जी याद रखिए इलॉन मस्क उस पुराने एलीट का हिस्सा नहीं है, वो जी बाहर से आया था, वो साउथ अफ्रीका से आया था। जी तो ये जो पुराने पैसे वाले हैं जैसे जॉर्ज सोरोस, ये उन लोगों से उनको बाहर रखना चाहते हैं जी सिस्टम से। आप समझ गए? तो जी इस तरीके से ये एक जाल बिछा रहे हैं। सर। सर, इलॉन मस्क के इनिशिएटिव्स को जैसा मेरी जानकारी में है कि जब वो पहली बार इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, टेस्ला वाज द फर्स्ट कंपनी विच ही वांटेड टू स्टार्ट आफ्टर सेलिंग ऑफ हिज स्टार्टअप। एस्टैब्लिश्ड ऑटोमोटिव कंपनीज से भी बहुत ज्यादा हिंडरेंस मिला था, जो इंटरनल कंबशन इंजन को ही आगे ले जा रहे थे। तो अभी सर ईएसजी नॉर्म्स में जैसे आप बता रहे हैं कि कंपनीज अपने बोर्ड में एफ्रो अमेरिकन को बिठा देते हैं या जेंडर इक्वालिटी की बात करके ईएसजी रेटिंग में थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट मींस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेटिंग बढ़ा दे के। आर जस्ट गेमिंग इट। जी किसी को डाल देंगे, उसको दिखावा है सिर्फ, सर, हैज इट गॉट और कुछ नहीं समथिंग टू देंगे। डू, सर हैज इट गॉट समथिंग टू डू विद कल्चरल मार्क्सिज्म? क्योंकि उसमें भी ऐसी बातें की जाती है कि जेंडर इक्वालिटी और ये देखिए ये सब, डाइवर्सिटी। लाइक ऑल फॉर्म्स ऑफ मार्क्सिज्म, दिस इज पावर प्ले। जी See, Marxism and all these kinds of ideologies are ultimately ways of creating a justification जी for imposing obvious forms of social, economic, and political control. After all, the original जो Marxism था, उससे क्या हुआ? It was a justification for allowing Stalin or Mao or somebody to take over the country and do whatever he wanted. yes, They killed millions of people, tens of millions of people. जी हाँ, ओके, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं नहीं, दिस वाज बिकॉज ऑफ इक्वालिटी, या किसी ऐसे ऐसे आइडियोलॉजी को प्रेस करके वो करेंगे। जी तो इसको नाम कल्चरल मार्क्सिज्म रखना चाहते तो रखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिए कि ये जो वोकिज्म हो, कल्चरल मार्क्सिज्म हो, जो भी हो, these are ideologies that deliberately, what they do is they take you away from the obvious and empirically vetted and scientifically arrived at lines of thought, and simply say that everything is subjective. You see, what did Marx do? He basically created a mythology जी that history was driven by a process called dialectic materialism. यस यस Which is a completely arbitrary idea. There is जी no evidence for this, and even if there is, you can just about explain European history with it. No जी other history with it. So he basically took something, explained, 4 data points from European history with it, and then said, "This is therefore this is now an explanation for everything in the universe." जी So essentially, he was basically creating a new religion, and he made it because of the 19th century. People like to be scientific, so he gave it some sort of a scientific veneer. So the same thing is being done here by taking a genuine issue, which is the issue of power equations, of discrimination, etc., but subverting it in order to control the levers of power. Okay. And so this is exactly what you should expect to happen also. You see, once you have created this peculiar kind of identity-based, you can call it cultural Marxism, whatever, now it no longer requires reason to vet it, because this is just like original Marxism cannot be vetted by reason anymore, because it is now explained away everything by having this particular, if you don't believe in a particular peculiar vision of history, you are then considered to be some sort of a heretic. yes, And yes. therefore they can be deplatformed. In Stalinist or Maoist world, deplatforming meant you had your head chopped off or sent to Siberia or something. जी So the same logic is being applied here. You will get deplatformed. Now you're getting deplatformed in the universities. It will not be very long before you're deplatformed in some other more serious way. And it is being obviously done. I mean, this is quite clear how it is being extended. And various tools are being created for control. And so ESG is just a tool for control. जी सर, It has nothing to do with environment.
जी और गवर्नेंस और सोसाइटी। जी सर, हैविंग डिस्कस्ड प्रीवियसली विथ यू कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने का टारगेट है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पे इंडिया इज ट्राइंग टू अपस्केल इट्स गेम इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो ईएसजी नॉर्म्स के माध्यम से ये जो कॉलोनाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन इसे कहना चाहूंगा, इसके ये इंडिया के ग्रोथ डिस्कोर्स के लिए कितना काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इसके लेके गवर्नमेंट में मतलब क्या तैयारी की जा रही है, या गवर्नमेंट का क्या प्रेडिक्शन है अगर इसे कर्टेल नहीं किया गया तो हाउ सिवियर कैन द सिचुएशंस टर्न आउट इन द नेक्स्ट लेट्स से 5 to 7 तो years? इसके अगेंस्ट अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि क्या होगा, हमारे सिस्टम में भी लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे जी और ये सिस्टम में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। जी अब इसको पूरी तरह से हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। जी अगर यूरोप के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो वो अपना, तो ये एक, अगर, तो चूंकि ये अभी ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनलाइज होने लगा है दुनिया में बहुत तरीके से, इसको पूरी तरह से हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न ये है कि हम इसके साथ करें क्या। तो मेरा सुझाव ये है, दूसरे सुझाव भी हो सकते हैं, तो मैं जो सुझाव दे रहा हूं ये है कि हम लोग अपने ही ESG, अपने इंडिसेस बनाएं। जी क्योंकि क्या होगा, अगर हम नहीं बनाएंगे तो लगेगा हम लोग, ये नैरेटिव चलेगी कि हम लोग एनवायरनमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहते, जी यही बताया जाएगा ना। जी तो इससे अच्छा कि हम लोग उनके नैरेटिव को चलाएं। अब हम कहेंगे कि ठीक है, हम अपना इंडिसेस बनाते हैं, हम अपना सॉवरेन रेटिंग बनाते हैं, अब बताओ। जी हाँ, एक तरफ हम लोग उनके मेथोडोलॉजी को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन एंड में याद रखिए, एक कोई भी नैरेटिव उसके क्रिटिक से बदलता नहीं है। जी कोई भी नैरेटिव एक नए नैरेटिव से बदलता है। जी तो अगर हमें अपना नैरेटिव चाहिए तो हमें अपना नैरेटिव लिखना पड़ेगा, उनके नैरेटिव को क्रिटिसाइज करके कोई लाभ नहीं है। जी हाँ तो इसी संदर्भ में मैं अभी कुछ नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक है कि इंडिया का एक सॉवरेन रेटिंग एजेंसी है, केयर नाम है, केयर एज। जी उसने अभी पिछले हफ्ते ही एक अनाउंसमेंट किया कि ये एक मेथोडोलॉजी अपने तरफ से सॉवरेन रेटिंग का करेंगे। तो एक इंडियन एजेंसी पहली बार दुनिया में हर कंट्री का सॉवरेन रेटिंग करेगी। जी हाँ, तो इसके लिए मेथोडोलॉजी उसका ऑलरेडी उन लोगों ने पब्लिकली पब्लिश कर दिया है। आप लोग जिनमें यहाँ श्रोता हैं, आप लोग चाहे आप उसका उस मेथोडोलॉजी को देखें, परखें, देखें उसका इंप्रूवमेंट हो सकता है। फिर उसके आधार पे ये केयर की तरफ से नए नए सॉवरेन रेटिंग्स आएंगे, तो हम लोग बताएंगे कि इस कंट्री का ये रेटिंग है, ये रेटिंग है, तो हमारे तरफ से एक रेटिंग आएगा, नंबर 1। उसी तरह से हमारे कुछ थिंक टैंक हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हमारे तरफ से एक डेमोक्रेसी इंडेक्स आए, हमारे तरफ से फ्रीडम इंडेक्स आए। और ये जरूरी है, एक तो हमारे तरफ का एक व्यू रहेगा, दूसरा होगा कि बहुत देश हैं जिनको इन अभी के सिस्टम से उनका परेशान है, तो वो लोग फिर हमारा सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। जैसे अफ्रीका में बहुत देश हैं, जी हाँ, तो उनको उनके जो उनके पास शायद ये सब करने, ये सब अपने तरफ से सॉवरेन रेटिंग वगैरह करने की उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं, और उनको भी दिखेगा फिर एक की एक ऑल्टरनेटिव है हमारे साइड से, ग्लोबल साउथ से, और फिर इसको मार्केट करना पड़ेगा। जी क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, हम जब आप वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे ना, बताएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा इंडेक्स है, आप कैसे कर रहे हैं। और ये ज्यादातर ये जो है, ये गिने चुने कुछ थिंक टैंक है, और सबके सब नॉर्थ 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 अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में सब हैं। जी तो हम पूछे कि आप सबको जाके इंक्लूसिवनेस के बारे में ज्ञान दे रहे हो, वी शुड वर्क अगेंस्ट रेसिज्म, तो खुद ही तो रेसिस्ट हो। यही 4 कंट्रीज से सब आपके थिंक टैंक्स हैं, कहाँ हैं आप बाकी थिंक टैंक्स। जी हाँ, तो बताते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि ठीक है, हम ले लेंगे दूसरे दुनिया से आप इंडस्ट्रीज लाइए, हम देखेंगे, ग्लोबल साउथ से लाइए। तो समस्या ये थी कि कोई भी ग्लोबल साउथ से कोई इंडेक्स था ही नहीं। जी तो अब हम लोग अपने साइड से देंगे, फिर बताएंगे, देखो हमारे साइड से है, आप इसको इंक्लूड कीजिए। जी फिर हमें देख के दूसरे कुछ इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका या किसी और देश से
वो भी कहेंगे कि हम भी बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके एक मूवमेंट बनेगा इसे एक। सर लास्ट टाइम मेरे को इससे एक और चीज याद आई, लास्ट टाइम आपने कहा था कि इकोनॉमिक माइट इन टुडेस 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फॉर एन इंस्टेंस आज की तारीख में जो चाइना की पोजीशन है, हाउ मच अ कंट्री लाइक चाइना हु होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट डोमिनेंस ओवर global trade is going to get impacted by these strategies? The intent of asking this question is, क्या अगर हम इकोनॉमिक माइट इंक्रीज कर लें तो इन इंडाइसेस को ओवरलुक कर सकते हैं उस सिचुएशन में? नहीं, जितना हम लोग करेंगे उतना हम लोग पुशबैक कर पाएंगे। जितना हमारा अपना हमारे पास जितनी शक्ति होगी, हमारी परिस्थिति, हमारे अस्तित्व, हमारा जो सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर जो भी है, जी उसके आधार पे हम लोग चीजों को मैनेज तो कर ही सकते हैं। जी देखिए, चाइना इन इंडस्ट्रीज में के खेल में नहीं है, लेकिन नैरेटिव के खेल में तो है। जी हाँ हाँ, आपने देखा होगा पिछले 10 दिन में ही कितने सारे निकले कि न्यूज click.in वगैरह सब चाइनीज पैसा से चल रहा है। जी तो वो भी अपना मैनेज करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वो भी कहीं कहीं अपना चला रहे हैं। जी तो हम लोगों को भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं पहला कदम तो मैं आपको बताया है कि हमारे तरफ से कुछ इंडस्ट्रीज बने, हमारे तरफ से सॉवरेन वो बने। अब शुरुआत में कोई इसका ध्यान नहीं देगा, दुनिया में बोलेंगे अच्छा ठीक है इंडिया में कोई होगा सॉवरेन रेटिंग, लेकिन जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी बढ़ता जाएगा तो हम तो फिर धीरे धीरे दूसरे देश भी इसको अडॉप्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम लोग पहले से कुछ एक अपने तरफ से कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ नैरेटिव इत्यादि तैयार करके रखें। जी हाँ, धीरे धीरे इसको पुश करेंगे हम लोग, कोई जल्दी नहीं है हम, लेकिन पहले से करके रखना पड़ता है। और क्या होगा, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, दूसरे साइड के लोग भी थोड़ा ठंडे हो जाएंगे। जी वो भी समझेंगे कि ये इस खेल में हम लोग मतलब एक तरफा नहीं है। जी हाँ हाँ, इस चेस के गेम में दूसरा साइड भी मूव कर सकता है। जी हाँ। सर, इज वुड इट बी राइट, क्या ये सही होगा अगर खुद के इंडाइसेस प्रपोज करने के एफर्ट को मैं इक्वेट करना चाहूं भूटान के एग्जांपल से, जिस देश ने विश्व को ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की अवधारणा दी? मतलब ऐसा आमतौर पे माना जाता है कि भूटान का ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स काइंड ऑफ प्रोवाइडेड द वे फॉरवर्ड। मेरी लिमिटेड जानकारी में इतना नो 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 नो, सो व्हाट हैपेंड, दे गेव दिस आइडिया, जी। लेकिन ये इंडेक्स उनके कंट्रोल में है ही नहीं। अच्छा इसको भी हाईजैक करके वेस्टर्न एकेडमिया और थिंक टैंक्स ले गए। जी अब उसको लेके जो मर्जी में कर रहे हैं। जी तो ये मत सोचिए, दे मे हैव कम अप विद द आइडिया, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग उनकी एजेंडा को समझें। जी अगर हम नया कुछ निकालेंगे हमारे साइड से, इसका मतलब नहीं है कि हमारे कंट्रोल में रहेगा। जी अगर हम अपने साइड से अपना इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं बनाएंगे तो वो इसको चुरा ले जाएंगे, जो भूटान के साथ हुआ है। जी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स अभी भूटान के साथ कुछ लेना देना नहीं है उसका। सर मतलब ना सिर्फ एक नया फ्रेमवर्क प्रपोज करना, बल्कि उसको सेफगार्ड भी करते चलना, दैट इज ऑल्सो इक्वल। हाँ, इसे बहुत जरूरी है कि उसका जो एक्चुअल उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है जी उस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और उस पे परिश्रम करना पड़ेगा। सिर्फ आइडिया देके चले जाएंगे तो दूसरे कोई ले जाएंगे उसको। जी। सर, दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर फैक्ट कि अगर अपन अपने देश में ऐसा कोई इंडाइस बना रहे हैं तो इस इंडाइस को बनाने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स पे डेटा कलेक्ट करना बिकम्स अ चैलेंज, दो इट इज हार्श रियलिटी के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के जमाने में भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं। जैसे आई वाज गोइंग थ्रू योर आर्टिकल्स एंड द वन विद विवेक देबरॉय सर, उसमें आपने बताया था कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क हमारे देश में चल रहे हैं उसमें भी डेटा कलेक्शन जो पॉइंट्स है वो उसमें सुधार की काफी गुंजाइशें हैं। तो सर, हाउ कैन वी try to, or how important it is for us to come up with the right frameworks and methodologies for collecting the data, and what are the I would say risks that are involved in trying to gather as much as data? दो तरीके की चीजें हैं इसमें, ये अलग समस्याएं हैं। जी एक समस्या है कि इंडेक्स दूसरे का है, जी उसमें गलत डेटा डाला जा रहा है। जी
एक समस्या है कि दूसरे उस इंडेक्स को अपने तरीके से चला रहे हैं। जी तो एक है कि हम एक इंडेक्स को लें जिसको हम सब मान ले, ठीक है यही इंडेक्स है, सब मान रहे हैं हम लोग, ये जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ले लीजिए। हाँ, जी अगर कोई इंडेक्स है, चलो सभी सभी मान रहे हैं ये अच्छा इंडेक्स है। अगर हम मान भी लें तो एक प्रॉब्लम है कि उसमें जो हमारे इंडिया का जो डेटा डाला जाता है जी वो बहुत काफी समय देखेंगे कि गलत है जी या अननेसेसरीली लो है। जी तो लो कैसे पहुंचा, कम क्यों है? तो मैंने इस पे एक आर्टिकल्स भी लिखी हैं जी और उसमें दिखाया है कैसे कुछ हद तक ये समस्या हमारे अपने तरफ से है, जी क्योंकि हमारी एजेंसीज जो है अपडेट नहीं करते हैं टाइम पे, जी गलत डेटा भेजते हैं, या उनके जो सर्वे मैकेनिज्म मेथड है वो आउटडेटेड है। जी ये हमारे हमारे यहाँ का प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल एजेंसीज का प्रॉब्लम नहीं है। जी दूसरा है कि जब ये डेटा हम देते हैं, ग्लोबल एजेंसीज उसका अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, तो वो उस डेटा को डायरेक्टली नहीं डालते हैं, उसका मॉडलिंग करते हैं, कुछ करते हैं। उस पे भी हम लोग कभी हमारे साइड से कोई खड़े होके कोई कहता नहीं कि आप ये क्यों करते हैं, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। पहली बार मैं पूछ रहा हूँ कि जी भाई बताओ, मेथोडोलॉजी दिखाओ, खोल जी के दिखाओ ऐसा क्यों है। जी हाँ, आप तो यहाँ 40 देश हैं, जी हमारे वाले को क्यों एडजस्ट करते हो, दूसरे का क्यों नहीं करते हो? किसी ने खोल के भी देखा नहीं। ये सब इसके आधार पे बहुत रिग्रेशन कर रहे हैं, इकोनॉमेट्रिक्स कर रहे हैं, ये हैं, लेकिन हमारे तरफ के एकेडमिक्स बहुत ही कम हैं जिन्होंने इनके सिस्टम को खोल के परख के देख पूछा कि भाई तो आपका मेथोडोलॉजी बताओ कैसे है, जी या आप हम हमारे साइड से क्या डेटा डाल रहे हैं उसको बताइए। तो दो तरह के प्रॉब्लम है, एक है हमारे साइड से गलत डेटा भेजना, दूसरा है कोई उनके सिस्टम को जाके खोल के उनके मेथोडोलॉजी को किसी ने परख के क्रिटिसाइज नहीं किया। सर, क्या ये जो हमारे साइड से, अगर मैं अपनी एनालिसिस की बात करूं, खुद के घर की बात करूं, तो क्या हमारे साइड से जो गलत डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, क्या ये भी वो इंडिपेंडेंस के बाद के 50 साल के जो सो कॉल्ड फासिस्ट प्लानिंग रिजीम था, या 5 ईयर प्लान टॉप डाउन अप्रोच टुवर्ड्स प्लानिंग था, उसका रिपरकशन है? जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू। नहीं, डिपेंड करेगा, कहीं कहीं पुराने महालनोबिस के जमाने के सिस्टम्स जो हैं जी वो रह गए हैं, ये सच है। जी आप तो आर्किटेक्चर में हैं, आपको मालूम है कि वही पुराने जमाने के बिल्डिंग कोड्स जो उस प्लानिंग ईरा के बिल्डिंग कोड्स पड़े हुए हैं सब जगह, कोई उसको खोल के भी देखता नहीं है कि भाई ये बिल्डिंग कोड क्यों है। जी अजीब अजीब से बिल्डिंग कोड है, आपको बताएंगे जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे रूल्स हैं कि आपका प्रेयर रूम इतना बड़ा होगा, आपका टॉयलेट इतना बड़ा होगा, इतना होगा, ऐसे 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 नियम है। जी क्यों है? क्योंकि किसी ने बाबा आजम के जमाने में बना के दिया 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 था, पड़ा हुआ है उसके अंदर। बाबा आजम के जमाने का नहीं, ये प्लानिंग के जमाने का, जी 1950 60s में किसी ने ऐसा नियम बना दिया तो चल रहा है, कोई जी खोल के देखता नहीं है। जी तो एक समस्या ये है कि उस जमाने के कुछ सिस्टम्स हैं, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे सिस्टम में बहुत लोग हैं जो हमारी गरीबी के आधार पे अपना दुकान चलाते हैं। तो अगर डेटा अचानक से अच्छा दिखने लगा जी तो उनका दुकान बंद हो जाएगा। जी तो गरीब दिखाने को आप जो भी करेंगे बोलेंगे गरीब है, जी गरीब नहीं भी, नहीं साहब आप गरीब हो, किसी तरीके से आपको गरीब दिखाना है। जी तो आपको पहले दबोच के रखेंगे, अगर दबोच के नहीं रख पाए, आप थोड़ा आप आगे बढ़ने लगे तो कम से कम डेटा में नहीं दिखना चाहिए ये। जी ये जो विकास है, जो प्रगति है, वो डेटा में किसी तरीके से घसीट के कम करके रखिए, या नए समस्या को निकालिए जी जिसके आधार पे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पूरे देश में अनीमिया सबको लगा हुआ है। जी हाँ हाँ, आपको कहीं भी डेटा अरे अनीमिया है, तो उसमें हजारों करोड़ तो क्या हो रहा है इसमें, जो अनीमिया के जो दवाइयां हैं, जो फॉलिक एसिड बना रहे हैं, आयरन टैबलेट्स बना रहे हैं, उनका लाभ है, जी तो उनका दुकान चल रहा है ना उस पे। अगर जी मैं अनीमिया की समस्या को किसी तरह से दिखाऊं कि ये है, ऐसा नहीं है कि देश में अनीमिया नहीं है, लेकिन 60% की जगह 15% है, जी तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा। जी और ये सिर्फ अनीमिया नहीं है, आपको हर एक आदमी को बोलेंगे विटामिन डी डिफिशियंसी है, जी या आप अगर डायबिटिक नहीं है तो आप प्री डायबिटिक हो, जी या आपको हाइपरटेंशन है। जी हाँ,
तो आप जाएंगे वहां, आपका पेट खराब होगा लेकिन आपको हाइपरटेंशन के 4 दवाइयां खिलाएंगे। तो एक पूरा इकोसिस्टम है, वो फार्मास्यूटिकल्स में है, एनजीओज में है, हर जगह है। समस्या को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना एक बहुत ही बड़ा एक मैं कहूंगा एक सिस्टम है जिसको और बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, और क्योंकि आपकी दुख भरी भरी कथा बताएंगे। अब वो छापने में ज्यादा आसान है। आप कोई अगर खड़े होके बोलेगा कि इतनी दुख भरी कथा नहीं है तो उसको बोलेगा आप यू डू नॉट हैव अ हार्ट, यू डू नॉट केयर, ऐसा टाइप के आपके विरुद्ध में ऐसे टाइप के मतलब क्रिटिसिज्म वगैरह आएंगे सोशल मीडिया में कि ये गलत है। मेरे विरुद्ध में तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हुआ है। मैंने जब अनीमिया का वो सिस्टम दिखाया कि ये गलत है, साइंटिफिकली गलत है, तो 70 कहीं से कोई रिसर्चर ने एक वो लिखा कि ये सिस्टम को ऐसे ही चलने देना चाहिए। क्यों उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि मैंने जो क्रिटिसिज्म दिए थे और मैंने जो तथ्य उनको रेफरेंस करके लैंडसेट और इत्यादि से बड़े बड़े पेपर से रेफरेंस करके दिखाया था कि एनीमिया का जो हमारा मेजरमेंट है गलत है, या कम से कम अलग तरीके से करना चाहिए, इतना तो है। लेकिन किसी ने उठ के नहीं बताया कि मैं गलत हूं, सिर्फ ये बताया कि ही इज नॉट, ही डजंट केयर फॉर द पीपल, ऐसा टाइप का एक वो करके मेरे एक भी क्रिटिसिज्म का उन्होंने ढंग से उत्तर नहीं दिया सर। उनका सिर्फ ये तो इसी तरीके से अब अगर कोई खड़े होके बोलेगा, और ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं है, बाहर भी है, ऑक्सफैम ऐसे टाइप के एजेंसीज हैं, अब वो हमेशा कहेंगे कि देखिए हम लोग काम कर रहे हैं और ये गरीब हैं, हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन उनके एडवर्टाइजमेंट में अगर पढ़ेंगे ना, अजीब सा लगेगा, बोलेगा वी हैव बीन वर्किंग इन दिस एरिया फॉर 70 years एंड वी नो व्हाट टू डू। अरे भाई, अगर 70 साल काम कर रहे हो तो यहाँ पॉवर्टी है क्यों? सही बात। हाँ, 70 साल के बाद अगर आपकी जरूरत पड़ रही है तो इतना ही तो समझ में आया कि जो भी आप कर रहे हो गलत है। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन ये सब वी हैव 70 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो भाई 70 years के बाद अगर आपकी जरूरत अभी भी पड़ रही है तो आप जो भी कर रहे थे वो गलत है। सही क्या है अलग बात है, आप जो भी कर रहे हो वो गलत है। हाँ, तो ये जो एनजीओ माइंडसेट जो है, और उनका अगर दुकान बंद होने लगा तो चिल्लाएंगे वो लोग, स्वाभाविक है, क्योंकि उनका दुकान तो इसी पे आधार पे चलता है। पॉवर्टी पॉर्न इज व्हाट इट्स कॉल्ड। सर मेरे पास अभी भी सवाल आ रहे हैं बहुत सारे चैट बॉक्स में, और सबका ये सवाल कॉमन है कि हाउ टू सी द रियल इंफॉर्मेशन विदाउट एनी हाइप और इन्फ्लुएंस। मतलब एज एन एंड यूजर, एज स्टूडेंट्स, एज एकेडमिशियंस, एज लेट्स से somebody who is working in some corporate industry, बहुत सारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स भी जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनके लिए किसी इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को जांचना, और क्योंकि सर आज मुझे लगता है कई लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी। वो जो अखबार में इंडाइसेस पढ़ते थे, अपने हालत पे दुखी होते थे और अखबार रख देते थे। तो सही इंडाइसेस में सही जानकारी कैसे मिले, इस बारे में सर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो पहला कदम यह है कि थोड़ा सा हम लोग अपने तरफ से दिमाग चलाएं कि जो लोग ये सब छाप रहे हैं उनका एजेंडा क्या है। इतना पहला कदम है ये समझना कि उनका एजेंडा क्या है जो छाप रहे हैं। दूसरी बात, हम अपने साइट से अपना नए नए इंडिसेस निकालें जो क्रेडिबल हो। मैं नहीं करता कि जाके अपने तरीके से फालतू लगा दें कि जिसमें इंडिया को अच्छा दिखा। वो सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि कुछ दिन बाद भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी दूसरे देश इनको अपना ले। हाँ, तो उतना हमारे अंदर उतना अरमान होना चाहिए कि दूसरे देश भी हमारे सिस्टम्स को अपना ले, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना अच्छा है। तो दो चीज, एक, दूसरों के सिस्टम पे थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, और अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से, अच्छे मेथोडोलॉजी से, अच्छे डेटा के साथ बनाएं। ये आज या कल में इसका समाधान नहीं निकलेगा, ये धीरे धीरे बनाया जाएगा, और इस चीज को हमारे ऑफिशियल सिस्टम के अंदर भी करना पड़ेगा। जो ऑफिशियल स्टेटिस्टिकल सिस्टम है वो भी अटका पड़ा हुआ है, और उसमें भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें अगर क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो उसका रेजिस्टेंस आता है। इतना आसान नहीं है इन चीजों को बदलना, क्योंकि उन सिस्टम में भी उनका लॉजिक, अपना सिस्टम है, उनका सेटिंग है, और उसका अपना एजेंडा है।
अलग एजेंडा है बाहर के लोगों से, लेकिन अपना एजेंडा है उनमें। तो उन हमारे जो वो महालनोबिस के जमाने के जो सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, नए तरीके के डेटा हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अभी जीएसटी का डेटा आ रहा है, ये पहले अभी 5-6 साल से आ रहा है, पहले नहीं था। फिर ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स आता है गूगल से, या मोबाइल टेलीफोनी का डेटा आता है। तो ये जो नए तरीके के डेटा हमारे पास है, पेमेंट्स का डेटा है, रियल टाइम, तो ये जो सब डेटा हमारे पास अभी नई नई किस्म के डेटा हैं, इनका भी इस्तेमाल करना जरूरी है। तो जब हम ये सब प्रयोग करने लगेंगे इनका, तभी एक नए तरीके का एक चित्र निकलेगा। सर, जैसे जैसे हम सेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं, I cannot stop myself from asking you one of the most interesting approaches to perceive the problems, that is the complex adaptive systems approach. Sir, you're definitely contributing to the government of India in a lot of crucial positions. Given the fact, जैसा आपने बताया कि हमारे डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस सिस्टम्स में बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है, सर, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव सिस्टम्स, if applied to the government functioning, or let's say monitoring how the country is doing, sir, data की importance उस CAS सिस्टम में कितनी ज्यादा है, और कैसे डेटा की क्वालिटी सुधरने से कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव सिस्टम्स के को लागू करके हम इंडिया की फंक्शनिंग को और एफिशिएंट कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको पहले कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव सिस्टम क्या है समझना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी थियरी है क्या? तो देखिए, आप साइंस करें या इकोनॉमिक्स करें या आर्ट्स भी करें, याद रखिए कि आप एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क के अंदर आप काम कर रहे हैं। हर एक साइंस में एक फिलॉसफी है, हर एक आर्किटेक्चर में फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स में एक फिलॉसफी एम्बेडेड है। तो ये जो फिलॉसफीज हैं वो क्या हैं? ज्यादातर जो, जैसे मार्क्सिस्ट फिलॉसफी लीजिए, उस मार्क्सिस्ट फिलॉसफी ये है कि पूरी दुनिया ये डायलेक्टिक, मटेरियल डायलेक्टिक्स के आधार पे चलती है, तो आपको हर चीज को उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। न्यूटोनियन मैकेनिक्स है कि हर चीज को एक तरीके से एक इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाने की जरूरत है। तो वो है, दूसरे तरीके के अलग अलग से थिंकिंग प्रोसेसेस हैं। तो इन्हीं में से एक फ्रेमवर्क है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, जो केओस थ्योरी से निकल के उभर के आई है। तो केओस थ्योरी क्या है? तो केओस थ्योरी को समझने में ये लगेगा कि हर चीज केओटिक नहीं है। क्या हो रहा है कि इस सिस्टम में इसका लॉजिक ही ये है कि इसके अंदर बहुत सारे एजेंट्स हैं जो अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जैसे आप लीजिए, एक शहर को ले लीजिए। शहर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। शहर के अंदर बिल्डिंग्स हैं, लोग हैं, संस्थाएं हैं, गाड़ियां हैं, पेड़ हैं, बहुत व्यापार हो रहा है, बहुत तरीके की एक्टिविटीज हो रही है। इनके बीच का जो ये इंटरेक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और ये इनके अंदर कुछ पैटर्न्स हैं, लेकिन अजीब अजीब नए नए चीजें भी होती हैं जिसको अनप्रिडिक्टेबल भी हैं। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो रोजमर्रा का जो हो रहा है, और उसके बाहर से भी कुछ शॉक्स है, कोविड हो गया, कहीं कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहते हैं। आपको कॉन्ट्रास्ट देने के लिए आप लीजिए एक न्यूटोनियन सिस्टम। A car is a Newtonian system. It's a complicated Newtonian system, but it's a Newtonian system because it is a well-defined machine where all the parts have a well-defined function. Whereas in a city, the citizens, the institutions, the cars, the businesses, all of them have interaction, but they are not clearly defined. They are continuously evolving and there are unpredictable things happening. So a complex system can be simple and complex, and a non-complex system can be very complicated. So a car is a very complicated but non-complex system. And a complex system, like for example, you'll see murmuration of birds. You'll see a lot of birds swirling around. Yes. Now that's a simple system, but it is a complex system in the sense that it's not complicated,
but there are people who the interactions between them are leading to unpredictable behavior of birds. Similarly, language is a complex system, particularly English language evolve करता रहता है. इनमें नए शब्द आते हैं, पुराने शब्द चले जाते हैं, उसका यूज चेंज होता है. सोशल मीडिया में जैसे अंग्रेजी का व्यवहार किया जाता है वो अलग है, आप साइंटिफिक पेपर में अलग है. तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. इकोनॉमी इसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. इसमें फार्मर्स भी हैं, साइंस भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, पॉलिटिक्स भी है, सब कुछ इसमें इंटरेक्ट हो रहा है. और एक देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में इंटरेक्ट हो रहा है. तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम. तो मैं अब कॉम्प्लेक्स, अगर हम दुनिया को इस कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे देखें तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पहला एक है कि इसमें पुराने टाइप का प्लानिंग करना व्यर्थ है, क्योंकि सिस्टम हमेशा बदलता जा रहा है. तो अगर ये सिस्टम कंटिन्यूअसली बदल रहा है तो उसको पुराने वो 5 ईयर प्लान टाइप के प्लान करेंगे तो आप हारने ही वाले हैं. क्योंकि ये आपने सोचा कि इस तरीके से प्लान करना चाहिए, लेकिन दुनिया दूसरी तरह चला गया. आपने सोचा कि अगले 5 साल में हम लोग इतने इतने फिक्स लाइन फोन देंगे, लेकिन अचानक से मोबाइल फोन का जमाना आ गया और दुनिया अलग तरीके से चला गया. हाँ, तो इसीलिए ये पुराने टाइप का प्लानिंग करना व्यर्थ है. दूसरा है कि चूंकि दुनिया अचानक से बदलती जा रही है, इसका मतलब है कि अब आगे क्या होने वाला ये भी बताना बहुत बहुत ही कठिन है. अब ज्यादा कुछ बता नहीं सकते दुनिया में क्या होने वाला है आगे. हाँ, और ये देखिए हमारे साथ भी क्या हुआ पिछले 5 साल में. किसको मालूम था जनवरी 2020 जनवरी में किसी को मालूम था कि कोविड के वजह से 2 साल पूरा दुनिया बंद होके पड़ा रहेगा? नहीं सर, टोटली अनप्रेडिक्टेबल. तो अगर दुनिया इतना ही अनप्रेडिक्टेबल है तो फिर सबसे जरूरी ये नहीं है कि आप प्रिडिक्ट करें कहां दुनिया जा रही है, क्योंकि ये करना व्यर्थ है. तो फिर हम लोग अपना धंधा पानी देश कैसे चलाएं? तो इसको चलाने के लिए आपको बहुत जरूरी है आप समझें इस वक्त क्या हो रहा है. आप समझ गए? मैं जो अपना अटेंशन दे रहा हूं उस पे नहीं कि आगे क्या होगा, इस वक्त क्या है, और उसके आधार पे मैं कंटिन्यूअसली एडजस्ट करूं सिस्टम को. तो आप लोग में जो भी सॉफ्टवेयर से हैं, आप इस सिस्टम को जानते हैं, इसका नाम है अजाइल. क्या होता है, आप किसी चीज पे किसी चीज को करते हैं और उसको अडेप्ट करते जाते हैं. तो आपको याद होगा हम भी कोविड के समय क्या कर रहे थे, हम कंटिन्यूअसली अडेप्ट कर रहे थे क्योंकि सिचुएशन बदलता जा रहा था. तो मेरा ये कहना है कि अगर दुनिया को हम कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम के तरीके से देखें तो आपको कंटिन्यूअसली अडेप्ट करना पड़ेगा. लेकिन किस चीज के आधार पे करेंगे? डेटा के आधार पे. ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठ के बोला अच्छा इधर अडेप्ट. आपको अगर कंटिन्यूअसली अडेप्ट करना है तो आपको कंटिन्यूअसली सबसे नया लेटेस्ट डेटा पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे मालूम होगा कि दुनिया में हो क्या रहा है. उसके आधार पर अडेप्ट करेंगे. आप पुराने डेटा पे अडेप्ट करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे. आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए. इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के आधार पे अगर इकोनॉमी चलाएंगे या शहर चलाएंगे या अपने कंपनी को चलाएंगे तो आपको डेटा पे ध्यान देना पड़ेगा. और इस डेटा को इसीलिए समय पे कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके उसके आधार पे पॉलिसीज करना बहुत ही जरूरी है. और इसीलिए मैं डेटा पे ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि अगर क्या हुआ है, लोगों ने डेटा पे ध्यान ही देना बंद कर दिया है. अच्छा ठीक है, 1 साल बाद जीडीपी का एस्टिमेट आएगा. अरे कैसे चलाएंगे आप देश? सर चूंकि हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, मैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस लेके सेशन को कंक्लूड करना चाहूंगा. सर सबसे रीसेंट क्वेश्चन है दीपक शर्मा जी का. दीपक शर्मा जी पूछते हैं, व्हाट विल बी द मैक्सिमम इम्पैक्ट इफ भारत डिस्कार्ड्स ऑल दीज इंडाइसेस एंड रेटिंग्स स्टैंडर्ड्स and develop its own immediately? The maximum impact. You see, we have to be very careful about doing this. We do live in the world where we are dependent on others for many things, from investment to trade to we are part of global various global treaties already and will be more. So we cannot ignore the rest of the world. What we can do, however, is engage with the rest of the world in our own terms. So what I'm not advocating that we don't engage with the rest of the world. First of all, we have to engage with it.
but we should be able to do it in our own terms. So for example, we will not be able to win by saying that ESG is bad. ये ESG दुनिया पे ऑलरेडी लागू हो चुकी है, आपकी जिंदगी में आने ही वाली होगी। उससे अच्छा है कि हम अपने साइड से हमारे कुछ इंडिसेस निकालना शुरू करें और उनके मेथोडोलॉजी को भी क्वेश्चन करें। सो इट्स नॉट अ नीट सिस्टम, इसका सोल्यूशन नीट नहीं है इसके। और मैंने, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इस पे ये भी एक कॉम्प्लेक्स गेम है जी। इसमें भी हम लोगों को कंटिन्यूअसली एंगेज करना पड़ेगा और ये खेल भी बदलता रहेगा, क्योंकि जो लोग ये खेल रहे हैं ये भी रिस्पॉन्ड करेंगे हम जो करेंगे जी। हाँ, हम अपने तरफ से कुछ करेंगे तो वो भी अलग से कुछ करेंगे जी। तो ये कंटिन्यूअसली चलेगा, इसका कोई अंत नहीं है जी। और याद रखिए, ये ESG तो एक नया मतलब ESG इज ओनली अ न्यू फॉर्म ऑफ समथिंग वेरी ओल्ड जी। जो कॉलोनाइजेशन पहले हुआ वो कैसे हुआ? पहले जब ये कॉलोनाइजर्स आए, उन्होंने पहले क्या किया, उन्हें बताया आपके जो रिलीजन हैं वो खराब है, आप क्रिश्चियन बन जाइए जी। अब 19वीं सेंचुरी तक ये दिस नहीं चला, आप क्रिश्चियनिटी को साइड में रखा, बोलेगा हम सिविलाइज करेंगे आपको जी सर। हाँ, फिर 20वीं सेंचुरी में यही बताया ना, हम आपको सिविलाइज करेंगे जी। 20वीं सेंचुरी, अब ये उसी मिशन का एक नया तरीका है। अब सिविलाइज, आपको आके बताना कि हम आपको सिविलाइज करेंगे, बताना अब आपको बिजनेस करना सिखाएंगे। हाँ, अब आपको अपना आपको सिखाएंगे ESG, आपको बिजनेस करना सिखाएंगे। क्या कर रहे हैं, हर जगह वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं जी। समझ गए जी। तो एक बार वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंट्रोल करेंगे तो आपको हर बार बताएंगे जी। आप जो भी करेंगे जी उस पे आपको बताएंगे कि नहीं, हम बताएंगे आपको कि किस आधार पे ये करना। डेमोक्रेसी भी जैसे है, आपको दिखाता हूं कैसा होता है। अभी जिस तरीके से डेमोक्रेसी इंडेक्स है वीडेम का जी, वीडेम के डेमोक्रेसी इंडेक्स के पहले 5 कंट्रीज कौन है? किंगडम ऑफ डेनमार्क, किंगडम ऑफ नॉर्वे, किंगडम ऑफ स्वीडन, किंगडम ऑफ बेल्जियम, द कॉमनवेल्थ ऑफ न्यूजीलैंड, कॉमनवेल्थ ऑफ कनाडा। अब देखिए, उनके पहले 10 नाम में कोई भी रिपब्लिक नहीं है जी। लेकिन ये सब डेमोक्रेसी इंडेक्स के सबसे टॉप पोजीशन पे है जी। तो इसका कारण यही है कि उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि मोनार्की होने के बावजूद डेमोक्रेसी इंडेक्स में उनका नंबर 1 है जी। क्योंकि उन्होंने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंट्रोल किया है जी। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले चैलेंज करना है, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस डालना है और उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को में भी हमको इन्फ्लुएंस करना। So there was some technical issue on Sanjeev sir's end, due to which he had to remove himself from the meeting a bit early. उन्हें कुछ तकनीकी व्यवधानों के कारण इस मीटिंग से जाना पड़ा और उनका भी कॉल आया, बट I think it has been a very fruitful discussion. Young Thinkers Forum की तरफ से मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आप सभी को कि आप सभी ने हमारे साथ जुड़ के इस सत्र में भाग लिया। बहुत सारे सवाल हमारे पास आए थे, उसमें से कुछ सवालों को हमने सेशन के बीच में पूछने की और चर्चा में लाने की कोशिश की। काफी सवाल छूट गए हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द संजीव सर के साथ हम पुनः एक और सेशन करेंगे और उनके सानिध्य में हमें और भी कई चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी इस सत्र से जुड़े और आगे भी यंग थिंकर्स फोरम के द्वारा इस प्रकार के सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो मैं यह अपेक्षा करता हूं, यह आशा करता हूं कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी तरह बहुत सारी जानकारियां लेके समाज के बीच में इन जानकारियों को आगे बढ़ाएंगे। तो इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।